नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो पिछली क्लास कैसी रही? जबरदस्त थी कि नहीं थी? तो आपको याद है या नहीं है मौलिक नाटक जो 8 थे, हिंसा और प्रेम तो श्री विभा देवी की अंधेर नगरी का सती प्रताप है। क्या नाम था? हिंसा और प्रेम तो श्री विभा देवी की अंधेर नगरी का क्या था? सती प्रताप थे। हमने पढ़े थे मौलिक नाटक जो थे 8 बताए थे हमने, ठीक है। और 9 क्यों नहीं है वो आपको कारण बता दिया। आप मान सकते हैं सत्य हरिश्चंद्र को भी। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार बिना देखे सन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल सफर जो है मौलिक का वो 73 से 83 83 तक का है ना। 73 से 83 तक का सफर है। 73 में वेदी की हिंसा हिंसा न बहुती है। उसके बाद प्रेम जोगिनी जो है वो प्रेम 75 में है। उसके बाद श्री चंद्रावली और विषय विष्मोदम 76 में है। जबकि उसके बाद हिंसा और प्रेम तो श्री विभा भा यानी भारत दुर्दशा 80, भारत दुर्दशा 80 ने, श्री विभा देवी नील देवी और अंधेर नगरी है दोनों 81 के, ठीक है। और 83 में जो है वो है सती प्रताप। किसमें क्या क्या है? पशु बलि प्रथा विरोध किसमें है? तीर्थ स्थानों पर कुकृत्य किसमें है? इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया जो नारी के आदर्शों का रूप किसमें है। ये सारी चीजें हमने चर्चा की थी। आज हमारी क्लास संख्या है 26 नंबर क्लास है, जो सेकंड ग्रेड नेट सेट स्कूल वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरत है आपको नियमित रहकर क्रमबद्ध क्लासेस देखने की, है ना। और नोट्स पढ़े वैसे, हमने पढ़ा जैसे, यही तरीका है हमारा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, यहीं पर आ जाते हैं वापस। तो आप देख सकते हैं हमने मौलिक नाटक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अनुदित नाटकों को। तो आइए अनुदित नाटक जो मैं 9 बताता हूं, और मैंने आपको बता दिया इस नाटक को जो है अधिकतर लोग जो हैं वो मौलिक में स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं यहां पर बंगला नाटक का अनुवाद होने के कारण इसको अनुदित में ही मानता हूं। मैं कौन होता हूं? मैं तो बहुत छोटी चीज हूं। रामचंद्र शुक्ल इसको अनुदित नाटक में ही मानते हैं। अनुदित नाटक जो है वो 9। वीरप्पा धनमंजरी को सत्य भारत के राक्षस दुर्लभ से छुड़ा ले गए। आपने कटप्पा का नाम सुना होगा। क्या आपने वीरप्पा का नाम सुना? तो वो यहां सुनेंगे। वीरप्पा, क्या नाम है? वीरप्पा। वीरप्पा धनमंजरी को सत्य भारत के राक्षस दुर्लभ से छुड़ा ले गए। वीरप्पा में देखिए कौन कौन से हैं। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन। विद्या सुंदरी, रत्नावली, पाखंड विडंबन। ये क्या है? वीरप्पा। धन से क्या हो गया? धनंजय विजय, धनंजय विजय, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा क्रम में मंजरी, धनमंजरी। सत्य से क्या हो जाएगा? सत्य हरिश्चंद्र। भारत से क्या हो जाएगा? भारत जननी। ध्यान रखना ये भारत जननी है, वो भारत दुर्दशा है। राक्षस से मुद्रा राक्षस, और दुर्लभ से दुर्लभ हो गया, आपको पता ही है, ठीक है। दुर्लभ से दुर्लभ। तो ये है 9 नाटकों की ट्रिक। ये सारे के सारे अनुदित हैं, आप जानते हैं। सन देखिए, वहां का सफर तो था 73 से 83, यहां का सफर 68 से लेकर 80 तक का है। 68 से लेकर 80 तक का है। सबसे पहले आप ये जो 3 नाटक हैं इनको ध्यान रखेंगे। वीरप्पा, ये है वीरप्पा। वीरप्पा जो है वो आप दिमाग में यूं रखेंगे 68, 68 और 72। ये है वीरप्पा का खेल, यानी तीनों ही सम संख्याएं हैं, 68, 68, 72। एक चीज से और याद कर सकते हैं, वीरप्पा के बाद ही उन्होंने मौलिक लिखे थे। मतलब मौलिक नाटकों की शुरुआत कब होती है? 73 में होती है, लेकिन उससे पहले इन्होंने 3 नाटक और लिख दिए थे वीरप्पा। तो ये 68, 68, 72 का है। उधर 73 में वेदी की हिंसा हिंसा न बहुती था। इधर क्या था? धनंजय विजय। इधर क्या था? धनंजय विजय। अगर आप हिंसा से किसी पर हिंसा नहीं करोगे तो आपकी विजय जरूर होगी। हिंसा से विजय नहीं होती, ठीक है। तो धनंजय धन की विजय हुई 73। सत्य हरिश्चंद्र जो है और मंजरी, ये जो धन आप यूं कह सकते हैं कि धन नहीं, सॉरी, मंजरी। ये मंजरी है 75, हरिश्चंद्र और मंजरी। ये जो मंजरी और सत्य जो है ये 75 में है। उधर प्रेम जोगिनी 75 में था, आप जानते हैं। भारत जननी जो है वो 77 में है, 7-7।
भारत की जननी हमेशा, जो भारत की जननियां हैं, जो भारत की माताएं हैं, वो हमेशा साथ साथ रहती है। आप देख सकते हो, पड़ोस वाली आंटी, इधर पड़ोस वाली आंटी, सारी मम्मियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है और पूरे मोहल्ले की जो है वो सूचनाएं आदान प्रदान करती है। तो सारी भारत की जननियां जो है वो कहाँ होती है, वो साथ साथ रहती है, चाहे किसी के भी घर में जाकर मीटिंग बैठाई। मुद्रा राक्षस, बोला राक्षस कितने थे, बोला 7-8 थे। भारत दुर्दशा 80 जनों ने की थी, तो मुद्रा राक्षस यानी 7-8 राक्षस थे। कितने थे? 7-8 राक्षस आपको देखने को मिलेंगे। मुद्रा राक्षस 7-8 राक्षस थे। दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु है 80 में। देखो, भारत दुर्दशा करने वाले 80 थे। क्या उन 80 जनों को ढूंढ पाना इजी है? नहीं साहब, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। तो ये लीजिए, दुर्लभ बंधु 1880। 1880 कितना शानदार तरीका है याद करने का, है ना। दुर्लभ बंधु 1880, ये होता है तरीका याद करने का। वीरप्पा धनमंजरी को सत्य भारत के राक्षस दुर्लभ से, राक्षस का नाम क्या है? दुर्लभ। राक्षस दुर्लभ से छुड़ा ले गए। तो इस तरह से ट्रिक है। अब आप देख सकते हैं कि विद्या सुंदर, देखो विद्या को कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। भाई ये भी तो याद रहना चाहिए, कौन सा किसका अनुवाद है, क्योंकि ये कई बार ये भूल जाते हैं। विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता, इसका मतलब विद्या संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। तो विद्या सुंदर चोर पंचाशिका। फिर आप देखेंगे, है ना, फिर आप देखेंगे कि रत्नावली जो है संस्कृत नाटक रत्नावली का अनुवाद है। तो ये रत्नावली की है, ठीक है। हाँ बैठा हो, ठीक है, ठीक है, रत्नावली, ठीक है, संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद आप देखो पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन जो है वो प प्रबोध चंद्रोदय। देखो प पाखंडन, प प्रबोध, पाखंड विखंडन, प्रबोध जो है चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, पाखंड विखंडन कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? तीसरे अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय, भाई धन जो होता है कांच की तरह होता है ना। कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय का, है ना, कांचन कवि का धनंजय विजय। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र जो है बंगला नाटक का अनुवाद है। असत्य पर, भाई असत्य पर सत्य की विजय है, नाम ही सत्य हरिश्चंद्र है। कर्पूर मंजरी भी कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। उधर आपने देखा होगा एक गीति रूपक है, गीति नाट्य है, यहां पर ये गीति नाट्य है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है ना। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। तो ये आपके हो गए अनुदित नाटक। और इससे पहले हमने पढ़े थे वो थे मौलिक नाटक। वो कौन से थे? मौलिक नाटक, है ना। तो क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं इनकी और रचनाओं के बारे में, है ना। और रचनाएं भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और रचनाएं पढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए इनकी और रचनाओं में, आप देखिए प्रबोधिनी, भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, ये जो मैंने आपको कहा था ना कि इस भारतेंदु काल में भक्ति भावना भी देखने को मिलती है, ये सारी भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। वैशाख महात्म्य, और इस रचना के बारे में मैंने जितनी भी क्लासेस लगाई थी पिछली बार, उन सब में यहां आते ही मैं लिखता था ये इंपॉर्टेंट है, जोर देकर कहता था। मैंने कहा तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा, वो भक्तमाल देंगे और हमारे दिमाग में ये रहता है कि भक्तमाल तो सिर्फ नाभादास की प्रसिद्ध है, ये उत्तरार्ध भक्तमाल नाम आ जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे, मारे जाओगे। हकीकत बात बता रहा हूं, ये रचना फर्स्ट ग्रेड में पूछ ली थी और मेरे घर में भी जो फर्स्ट ग्रेड दे, परिवार में जो फर्स्ट ग्रेड देखा है, वो भी इस प्रश्न को गलत करके आए। बोला कि हमने सोचा ये कौन सी आती है, कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? अब मैं अभी आपको कह रहा हूं ना, इस पर जोर दे देना, आप में से कहीं नहीं देंगे। चलो ये तो रचना पीछे आ गई, मान लो इस तरह से बीच में जो बताता रहता हूं, आपको याद रहनी चाहिए, इस बात को दिमाग में लो, आपको याद रहनी चाहिए, तब जाकर आप जो है कर पाओगे। समझ गए बात आप? उसके बाद आप देखिए दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नए जमाने की मुखरी, है ना, ब्रज भाषा के स्थान पर यहां पर इनमें खड़ी बोली का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये बंदर सभा है, ये जो एक रचना थी इंद्र सभा, इंद्र सभा, है ना, उसके मतलब इंद्र सभा जो रचना थी
मतलब उससे अभिप्रेरित रचना है। ये उर्दू में लिखी हुई थी, एक प्रकार का नाटक है इंदर सभा, उर्दू का एक नाटक है इंदर सभा, उस पर मतलब उससे प्रभावित रचना है बंदर सभा। बकरी विलाप, चतुरंग, मूक प्रश्न इनकी हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। इसके अलावा मैं आपको एक रचना लिखाता हूं यहां पर, रिपुनाष्टक। ये रचना इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में पूछी जाने वाली रचना है। क्या नाम है? रिपुनाष्टक रचना है। इस रचना को इसलिए ध्यान रखना क्योंकि ये मतलब 1884 की रचना है, क्योंकि ये जो लॉर्ड वेलेस्ली था ना, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध है। यानी रिपुनाष्टक में रिपु किसे कहा गया है, आपसे ये पूछा जाएगा। और मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट चीज अपने आप में, सॉरी वेलेस्ली नहीं है, इसका नाम ही देखिए, बस ये छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन मैंने सुधार दी है। देखो उसका नाम क्या है? रिपु। ये रिपु नाम क्यों दिया? ये लॉर्ड रिपन था। क्या नाम था? बोला कि लॉर्ड रिपन नहीं, ये तो रिपु है, रिपन नहीं, ये तो रिपु यानी शत्रु है। तो इसमें लॉर्ड रिपन की जो मतलब नीतियां हैं उसका विरोध किया गया है। नहीं, विरोध नहीं सर, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। लॉर्ड रिपन ने कुछ वो जो अच्छे कार्य किए थे। हाँ, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो विरोध वाली रचनाएं आगे आएगी, विरोध वाली रचनाएं आगे आएगी। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था, लॉर्ड रिपन की। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, गलत चीज नहीं बताई जाएगी। कई बार ध्यान इधर उधर हो जाता है, और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट बाहर आके बैठे हैं अभी, ठीक है, मिलने के लिए, तो एकदम से वो दिमाग में आ गया कि वो आ रहे हैं, लेकिन बिठा दिया टेंशन। तो ध्यान, कहते हैं ना कि एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए क्लासेस जो है मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो प्रशंसा, तो समझ गए, रिपुनाष्टक 1884 लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। अब आप देखिए इनके कुछ प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर। मैं गारंटेड कर रहा हूं ये रचना पूरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि क्या होगा, इस टाइप की कोई एक रचना दे देगा, प्रेम से संबंधित होगी, और फिर इनमें से पूछ लेगा निम्न में से कौन सी भारतेंदु की नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखो, व्यक्ति के मन में आप यूं मान लीजिए, जब वो प्रेम के सरोवर के किनारे गया, एक प्रेम का तालाब था, उसके किनारे गया, तो वहां पे उसने देखा कि प्रेम में कुछ फूल लगे हुए थे। प्रेम के सरोवर के किनारे गया तो वहां कुछ फूल लगे थे। उन फूलों को देखकर उसके मन में तरंग उठी, उन फूलों को देख के उसके मन में क्या उठी? तरंग उठी। और वो तरंग इतनी मधुर थी कि पूछो ही मत। अब तरंग उठी, मधुर मधुर तरंग उठी, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम में तो रोना ही पड़ेगा। बस फिर प्रेम में आंसू निकलने लग गए, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार रस तो था, मगर वियोग श्रृंगार था, ये भूल गए। अब प्रेम में आंसू निकलने लगे, और थोड़ी देर बाद में तो वो मारवाड़ी में बोबल डाकर रोने लग गयो एकदम, होय हाय। तो प्रेम प्रलाप। तो अब देखिए, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु और प्रेम प्रलाप। तो यूं करके ये रचना, ये हर चीज थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, टाइम दोगे तो अच्छे से याद भी हो जाती है। तो प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, ये रचना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो रचनाएं आपको बता रहे हैं ये ऐसी वैसी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे भारतेंदु ने जो शैलियां अपनाई थी, है ना, जैसे पैरोडी शैली में लिखा था, गाली शैली में लिखा था, शापा शैली में लिखा। ये शैलियां हैं, पैरोडी, गाली, शापा। एक शैली और थी लावणी। इन चार शैलियों, अपने मतलब काव्य लिखने में इन चार शैलियों को अपनाया था। पैरोडी, तो अब मान लो प्रश्न आ जाए कि भारतेंदु ने साहित्य सृजन करते समय निम्न में से किस शैली का प्रयोग नहीं किया, तो उस वक्त आप ध्यान रखें, पैरोडी है, गाली है, शापा है, और एक हो गई लावणी। ये चार शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया था। अब जो ये बंदर सभा है ना, ये जो बंदर सभा, ये पैरोडी शैली में है। क्यों? हास्य व्यंग्य शैली है, इसलिए ये किस शैली में? पैरोडी शैली में रचना है। इसके अलावा जैसे और तो उर्दू का शापा, वो तो आपने पढ़ी रखी है, उर्दू का शापा। और लावणी शैली में कोई रचना विशेष मुझे नहीं ध्यान में आ रही। हाँ, एक लावणी शैली में मैंने लिखा ही नहीं है, शायद ही आगे लिखी हुई है, वर्षा विनोद, इनकी एक रचना है लावणी। लावणी आप समझ रहे हो, लावणी अपन मारवाड़ी में खेता में भी क्या कहता सर, लावणी
है ना, कृषि से संबंधित है। तो वर्षा विनोद जो है वो लावणी शैली में है। इसी की तरह उर्दू का श्यापा जो है वो श्यापा शैली में है। इसके अलावा एक गाड़ी, भाई गाड़ी गीत जो है वो अक्सर हम सुनते हैं कि भाई कोई जवाई पावना घर पे आता है ना, तो जो दूसरे मतलब ऐसे गाते हैं ना गाड़ी गीत, है ना, सॉरी जवाई पावना के साथ में जो आता है उसको गाड़ी गीत गाते हैं। तो ये है एक रचना है उनकी समधिन मधुमास नाम से। क्या नाम है? समधिन, भाई समधि हुए तो रिश्तेदारी में, समधिन मधुमास नाम से एक रचना है, वो है गाड़ी शैली पे। पैरोडी में है बंदर सभा, श्यापा में उर्दू का श्यापा, लावणी में वर्षा विनोद। तो इन्होंने 4 प्रकार की शैलियां जो है अपने साहित्य में अपनाई थी, ठीक है ना। और एक इन्होंने एक रचना थी लिखी थी विजय वल्लरी। एक रचना और बता देता हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से, और यह रचना लिखी थी काबुल विजय पर। काबुल विजय पर यह रचना लिखी हुई थी विजय वल्लरी नाम से, ठीक है ना। हर्षोल्लास की कविता है और भक्त सर्वस्व तो आई गई, ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। विजय वल्लरी काबुल विजय पर लिखी गई रचना थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भारतेंदु में ऐसी कोई बात है जो हमें मतलब ज्यादा पढ़ी जाए। अब कुछ रचनाएं, हालांकि हम उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे तब बात कर लेते, लेकिन फिर भी बताता हूं। हमीरहट, सुलोचना, सीलवती, रामलीला, सावित्री चरित्र, ये कुछ इनकी उपन्यास हैं। अब याद कैसे हो, अभी याद कराते हैं। देखो, एक लड़की है, बिरु नाम है सुलोचना, एक रो नाम है सीलवती, एक रो नाम है सावित्री। नोटिस करो तीनों सु है कि नहीं। तो सावित्री सावित्री, सीलवती, सुलोचना, ठीक है। अब इस हमीर ने क्या किया, हट कर ली, बोला मैं तीनों से ब्याह करूंगा। अल्लाह बेटी रे बाप, ओ कहीं करे। हमीर ने हट कर ली, सुलोचना, सीलवती, सावित्री, तीनों से विवाह करूंगा। अब बताओ, तीनों से विवाह करी, पार थोड़ी पड़े, है ना, तीनों से विवाह करूंगा। अब लास्ट में कर भी लियो, लास्ट में ब्याह कर भी लियो। क्यों करियो? सावित्री, सुलोचना, सीलवती, बोले तीनों में गुण है, तो तीनों इस चक्कर में रामलीला होगी। राजा दशरथ तीनों ब्याह करियो, लारे कहीं हुई रामलीला। अन हमीर हट कहीं करियो, सुलोचना, सीलवती, सावित्री, लारे कहीं होगी रामलीला। अरे यार याद हुए क्या? कौन याद? सब हुए, सब याद होता है। आनंद लीजिए। इनके कुछ निबंध हैं और प्रसिद्ध निबंध है। दिमाग में आज रात को सोओगे ना तो ऐसा चलेगा, अकेले में हंसोगे कि यार हमने आज तक सोचा ही नहीं कि ऐसे भी पढ़ा जाता है क्या। काश हम ऐसे पैसे पहले पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता। ये आपके दिमाग में बात आएगी कईयों के। और कई बार तो आप लोग कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है कि वास्तव, इसलिए नहीं कि कमेंट अच्छे कमेंट करते हो अच्छे लगते हैं, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि यार वो मन की आवाज होती है आपके, वास्तव में हम आपके मतलब दिल से जुड़े हैं। हमने अपनी जो पढ़ाने की शैली है ना, वो लावणी शैली, श्यापा शैली, पैरोडी शैली, हमारी भी जो शैली है ना वो आपके दिल तक पहुंची है कि हाँ इस तरीके से सर मजा आ गया पढ़ने का। और अब हमें लगा, कई मैसेज आ रहे हैं सर अब की बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, क्योंकि उनको लग गया हाँ यही चीज है जो मुझे चाहिए थी। जैसे मैंने 2016 में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो मैंने जब टेस्ट सीरीज देखी तो मैंने कहा हाँ यही चीज थी जिसकी कमी थी, ये मुझे मिल गई, मैं सिलेक्शन ले लूंगा, और मैंने ले भी लिया। वैसे ही आप लोग जो हैं, तो देखिए इनके कुछ निबंध है, कुछ आप बीतीर कुछ जग बीती। अब भाई जब हमीर हट, सुलोचना, सीलवती और सावित्री में ब्याह कर ली, रामलीला होगी, तो कुछ आप बीतीर कुछ जग बीती, बस ब्याह उड़ो आदमी कहीं हुए, कुछ आप बीतीर कुछ जग बीती, सुना बोकर एक दूसरे ने और कहीं कौन कर सके। सबे जाति गोपाल की, हम सब जातियां भगवान श्री कृष्ण की हैं, है ना, वो ठीक है। हम बंट के बंग भाषा की कविता, ये तीनों ही इनके निबंध है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य। आप देखोगे एक तरफ भक्ति से पूर्ण कार्तिक स्नान, भक्त सर्वस्व, उत्तरार्ध भक्तमाल जैसी रचनाएं लिखते हैं, और एक तरफ ऐतिहासिक रचनाएं लिखते हैं, और एक तरफ नई रचनाएं भी लिखते हैं। रिपुनाष्टक, नाम देखिए, रिपुनाष्टक, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ, 1884 में लिखा गया ग्रंथ। तो ये प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। भारतेंदु ने 2 प्रकार की शैली अपनाई है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ये 2 प्रकार शैली, एक भावावेश शैली है और एक तथ्य निरूपण शैली है। ये हम जब गद्य भाग पढ़ेंगे ना तब मैं इनकी व्याख्या करूंगा, भावावेश शैली क्या होती है और तथ्य निरूपण शैली क्या होती है। हालांकि मैं अभी भी कर सकता हूं, लेकिन इसको अभी जरूरत नहीं है, ये गद्य में हम जब पढ़ेंगे, क्योंकि इनका मुख्य रूप से गद्य की ओर रहा था रुझान, तो हम ये गद्य जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आइए अब हम चलते हैं बद्री नारायण चौधरी जी प्रेमधन की ओर।
प्रेम घन 55, प्रेम घन 55, प्रेम घन 55, प्रेम घन 55, येलो साहब 55, प्रेम घन 55। ठीक है, मिर्जापुर उर्दू में ये अब्र नाम से लिखते थे, भारतेंदु रसा नाम से लिखते थे, और वहां पर एक व्यक्ति था इंशाअल्लाह खां था जो उर्दू में निसार नाम से लिखते थे। ऐसा ही था क्या, या कुछ और था, या सदा सुखलाल नियाज था? यही तो बात होती है, हम भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो उर्दू में ये अब्र नाम से लिखते थे। एक बार दादा भाई इनकी कहा जाता है इनके काव्य में यति भंग मिलता था। समझ रहे हो? देखो इनकी एक बात बताता हूं, मुझे अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी वो बता। इनके काव्य में कहते हैं यति भंग मिलता था। यति आप समझते हो ना, यति और गति, तो यति भंग मिलता था। तो जब बद्रीनारायण चौधरी से कहते थे ना कि आपके काव्य में यति भंग मिलता है, तो वो कहता है पढ़नी अनपढ़नों को न हुए, ई वास्ते यति भंग मिले। अगर ढंग के पढ़ने वाले आएंगे ना तो यति भंग अपने आप नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या होता है, कमी निकालने वाले होते हैं ना, उनकी कोई कहीं कुछ नहीं पकड़ सकते। पढ़ने वाले होने चाहिए, अपने आप कमी नहीं। जैसे निकालने वाले कमी यही निकाल देंगे कि तो आप तो बिना देखे पढ़ाओ तब जाने आपको। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे पास कमेंट आया है, इसलिए बिना देखे पढ़ो। मैंने पीछे बिना देखे क्लासेस भी दे रखी है, व्हाइट बोर्ड वाली क्लासेस सारी बिना देखे ही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रदर्शन नहीं चल रहा है। तो यति भंग है तो पढ़ने वाले आएंगे, तो यति भंग अपने आप नहीं होगा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का कहना था। ठीक है, तो दादा भाई नारोजी को एक बार विदेश में काला कह दिया था, तो उन्होंने शोभपूर्ण कविता लिखी थी। प्रश्न बनता है कई बार, बदरी बदरा, जब आसमान में बदरा छाते हैं तब आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? तो जब भी बदरा छाएंगे आनंद आएगा, बदरा छाएगा आनंद आएगा। तो आप देख लीजिए, कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी रचना 1881 मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। 1881 वो सन है जब नील देवी और अंधेरे नगरी भारतेंदु ने लिखी थी। इसके अलावा बदरा को नीरद नाम से भी जाना जाता है। नीरद यानी बादल, है ना। आनंद, भाई नीरद आनंद बदरा तीनों एक ही चीज है। तो ये 1893 ये भी मिर्जापुर से हैं। तो ये दो पत्रिकाएं हैं, विशेष याद रखना, ये पेपर में आ सकती है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं हिंदी समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट की सच्ची समालोचना, यानी जो आप देखते हो हिंदी समालोचना, तो समालोचना विद्या का जो सूत्रपात है वो बालकृष्ण भट्ट की एक जो ग्रंथ है जिसका नाम है सच्ची समालोचना, तथा बद्रीनारायण चौधरी की एक संयोगिता स्वयंवर जो है ना, मतलब उस रचना का इन्होंने क्या किया था, पर आलोचना लिखी थी संयोगिता स्वयंवर पर। तो इस नाम से है। इस पर मैं आपको आगे विस्तार से और बताऊंगा जब कुछ ये आखिर बालकृष्ण भट्ट ने ये सच्ची समालोचना जो है वो किस पर लिखी, क्यों लिखी पहली बार, तो वो ग्रंथ कौन सा था, वो रचना कौन सी थी। और बद्रीनारायण चौधरी ने जो संयोगिता स्वयंवर है, क्या ये आपको याद नहीं आता ये किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर मैं नहीं बताऊंगा अभी, संयोगिता स्वयंवर की बात है। तो ये दोनों मतलब इस ग्रंथ पर इन्होंने समालोचना की थी इसकी। तो सबसे पहले समालोचना करने वाले बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी ही थे। बालकृष्ण भट्ट जो हैं सबसे वरिष्ठ कवि कहे जाते हैं। 1844 में इनका जन्म हुआ था, सबसे वरिष्ठ कवि। ठीक है, इनकी रचनाओं की खास बात देखना, वर्षा विनोद तो लावणी शैली में लिखा गया था, भारतेंदु का था। अब देखना इनकी रचनाओं के क्या है, ज ज अ इस तरह चलेगा। देखो ज ज जीर्ण जनपद, अ आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु वो वर्षा विनोद थी, ये वर्षा बिंदु है। मैं कहता हूं ना कंफ्यूज थोड़ा सा, म मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, हार्दिक हर्षादर्श, हार्दिक हर्षादर्श। तो ये रचनाएं जो होगी सारी की सारी काव्य रचनाएं किनकी होगी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं हो गई। तो ये क्लियर हो जाता है। अब इनके कुछ नाटक हो रहे हैं। भारत का सौभाग्य, वो भारत दुर्दशा और भारत जननी बताते हैं, और ये क्या लिखते हैं? भारत सौभाग्य। ठीक है, वीरांगना रहस्य नाटक, ये नाटक समस्त काव्य रचनाओं का संग्रह, अच्छा सॉरी, वीरांगना रहस्य नाटक। ठीक है, यहां तक है। फिर ये लाइन अगली है, समस्त काव्य रचनाओं का संग्रह जो है प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में किया गया है। प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में किया गया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, भारत सौभाग्य और वीरांगना रहस्य नाटक। ठीक है, अब इतने से खत्म नहीं हो, बद्रीनारायण चौधरी के बारे में आपको और भी बताऊंगा। अभी मैं क्या बताऊंगा वो बताता हूं आपको। देखो इन्होंने क्या किया था, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आपको बात बताता हूं। भारतेंदु ने एक रचना लिखी थी पुरुषोत्तम पंचक। ये मैं जो लिखता हूं देखो ध्यान रखना, पुरुषोत्तम पंचक, ये रचना किसकी थी? भारतेंदु की थी। ये रचना किसकी थी? भारतेंदु की थी। इस रचना के अनुकरण करके इन्होंने एक रचना लिखी थी
इन्होंने लिखी थी वृज चंद पंचक। क्या लिखी थी? वृज चंद पंचक, याद रखना वृज चंद पंचक, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बकरी विलाप जो रचना है वो भारतेंदु की थी। इसका अनुकरण करके इन्होंने एक रचना लिखी थी पितर विलाप। क्या रचना है? पितर विलाप। बकरी विलाप की जगह लिखी थी पितर विलाप। अब जब मैं इस तरह की बात बताता हूं तो एक कुछ मैसेज आते हैं, सर आप जो सेकंड ग्रेड के स्तर का करा हो ये तो बहुत हाई करा रहे हो। मतलब आप लोगों के पास ऐसा कोई मीटर है क्या जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये सेकंड ग्रेड स्तर का है, ये फर्स्ट ग्रेड स्तर का है, ये नेट स्तर का है? ऐसा कोई मीटर है तो प्लीज आप मुझे भी दीजिएगा। यार हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य जो है हम ठीक है 3 स्तर में बांट लेते हैं, एक सरल, एक मध्यम, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गहराई, और एक हम एकदम गहराई में जाते हैं, ठीक है। ये स्तर तक तो मैं भी नहीं पहुंचा अभी तक, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं आपको कठिन करवा रहा हूं, मैं आपको मध्यम स्तर का ही करवा रहा हूं। तो इसीलिए याद रखें ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले पेपर्स जो हैं कंपटीशन बढ़ेगा तो पेपर का स्तर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और निश्चित रूप से अगला फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आएगा ना वो पेपर बहुत जबरदस्त आएगा, इस बार की तरह नहीं आएगा, इसलिए तैयार रहना। और पेपर में सिर्फ कंफ्यूजन से बच जाइए, माइनस मार्किंग से बच जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वृजचंद पुरुषोत्तम पंचक जो है भारतेंदु की रचना, उसके एवज में वृजचंद पंचक लिखी थी, और बकरी विलाप की जगह इन्होंने लिखी थी क्या लिखी थी? पितर विलाप रचना लिखी थी। अब इनकी जो एक रचना है आनंद अरुणोदय, कहां गई रचना? ये रही। क्या रचना है? आनंद अरुणोदय। ये रचना जो है इनकी देशभक्ति से ओतप्रोत मानी जाती है। नाम देखिए, देशभक्ति ओतप्रोत, मतलब नाम तो है आनंद अरुणोदय, लेकिन ये रचना इनकी देशभक्ति से ओतप्रोत रचना मानी जाती है। और ये जो एक रचना है इनकी, क्या नाम है इसका? मयंक महिमा। ये रचना इनकी है खड़ी बोली हिंदी में, तो ये तो कोई खास बात नहीं है, खड़ी बोली हिंदी में रचना है, ये भी कोई खास बात नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया कविताओं में यति भंग वगैरह मिलता है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र आप देख सकते हैं मिच्छर। क्या है? मिच्छर, मिच्छर है इसीलिए 56 में, 55 प्रेमघन 55, प्रताप नारायण मिश्र 56, ठीक है। उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इन्होंने ही दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, क्या दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इन्होंने ही दिया था। और प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र काम आवे, मिश्र आवे बामणाम, है ना, तो ब्राह्मण, तो इसका मतलब ये ब्राह्मण थे, ठीक है। इसका मतलब ये ब्राह्मण पत्रिका लिखने वाले थे। कब? 83। इनके सन थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ब्राह्मण 83 ये मासिक थी, और ब्राह्मण के कान में कहा कि ये रचना 83, ब्राह्मण कानपुर, ब्राह्मण जो भी मंत्र देता है वो कान में देता है, इसीलिए ब्राह्मण की पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका मासिक है वो कानपुर से थी। इन्होंने प्रेम की तुलना में समसामयिक दशा, याद रखना, समसामयिक दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अधिक मनोयोग से किया। यानी अब इन्होंने थोड़ा प्रेम को छोड़ दिया और समसामयिक दशा और राजनीतिक चेतना का जो वर्णन है वो इन्होंने बड़े मनोयोग से करने का प्रयास किया। इन्होंने मतलब अभिनय करने के लिए अपने मूंछ तक मुंडवाने की आज्ञा जो है वो अपने पिताजी से मांगी थी, है ना। और इसके अलावा इनकी एक हर गंगे कविता थी, बहुत प्रसिद्धि, मतलब हर गंगे के कारण ही इनको क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली थी। इनकी मतलब जब लोग लगातार अखबार पढ़ लेते थे, अखबार का पेमेंट नहीं करते थे, तब ये बोलते थे यार 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, यानी कुछ तुम चंदा दोगे तब मैं आगे पत्रिका निकाल पाऊंगा, वरना पत्रिका निकालूंगा कैसे। तो ये जजमान जैसे शब्द यूज कौन करता है? ब्राह्मण करता है, और वो ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ही थे, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने आपको कहा था ना वो प्रेम फुलवारी थी, ये प्रेम पुष्पावली है। तो प्रेम फुलवारी है, प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है, प्रेमाश्रु वर्णन है ना, प्रेम प्रलाप है, ये रचनाएं भारतेंदु की है। जबकि प्रेम पुष्पावली रचना जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की है। इसके अलावा मन की लहर, लोकोक्ति, दीवाने, बुढ़ापा, ये देखो ये रचना इंपॉर्टेंट है। हिंदी की हिमायत यानी हिंदी के शतक, ये भी रचना इंपॉर्टेंट है। और ये जो रचना है ना मन की लहर, इसमें क्या है आपको पता ही नहीं है, आपसे पूछा जाएगा इस बार।
क्या पूछा जाएगा? इसमें मन की लहर में बाल विधवा जो हो जाती है, बाल विधवा की करुण दशा, करुण दशा। अब बाल विधवा हो गई, लेकिन मन, फीलिंग्स, भावनाएं वो तो सब में होती है, ठीक है। तो मन की लहर, देखिए रचना का नाम इस विषय से मिलता जुलता नहीं है, बहुत अलग है, लेकिन गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि मन की लहर में बाल विधवा की करुण दशा का वर्णन है। बाल जो विधवाओं होती थी उनकी करुण दशा का मार्मिक चित्रण आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एक इनकी रचना और है, तृप्यंताम। तृप्यंताम ऐसी रचना है शायद, तृप्य, ये भी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तृप्यंताम ऐसी रचना। बुढ़ापा मैंने बता दी ना, हाँ बुढ़ापा को भी याद रखना, हिंदी की माहित बता दी। ये लीजिए साहब, तो यहाँ पे कितना, दो चीज अच्छी बताई मैंने आपको। कौन सी? एक तो मन की लहर, बाल विधवा की करुण दशा का वर्णन। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको नहीं पता था, आप में से बहुत 90% साथियों को नहीं पता था, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो ये मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, ठीक है। और मुझे ये भी पक्का पता है कि आप में से 99% स्टूडेंट जो है इन क्लासेस पर अगूढ़, मतलब एक हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं कि इस बार जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं इसके बाद हमें कहीं दूसरी जगह साहित्य देखने की जरूरत नहीं। और मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं रोके रखूं, नहीं, मैं कहता हूं अगर इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर का मतलब है पेपर नजदीक है, तब आपके मन में हो कि यार एक बार साहित्य और कर लूं, तो इन्हीं क्लासेस को एक बार दोबारा देख, पढ़े हुए को वापस पढ़ोगे 50% समय लगेगा। आप सोचोगे मैं उस सर की क्लास देख लूं, उस सर की क्लास देख लूं, ऐसा कुछ स्टूडेंट की आदत होती है और वो कुछ करते भी हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि ऐसे करने के बजाय एक क्लासेस देखें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मेरी मत देखो, चाहे किसी की भी देख रहे हो आप, वहां देखो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैंने और नोटिस की है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आते हैं, लाइव कमेंट्स में जो है आनंद लेते हैं, और भाई कैसा है, और बहन कैसी है, और तू क्या तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है। ये जो बकवासबाजी है इसको बंद कर दो। सिलेक्शन चाहिए ना, स्कूल व्याख्याता, व्याख्याता का मतलब समझते हो, जो व्याख्यान करने में जो है अपने आप को पारंगत महसूस करता हो, जो व्याख्यान करने में श्रेष्ठ व्यक्ति है, वही व्याख्याता कहलाने का अधिकारी होता है। तुम लोग जो क्लास, मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ बच्चों के नाम नोट किए हैं, मतलब मेरे माइंड में चलते हैं, वो मैं काफ़ी बार कोई वीडियो ऑन कर लेता हूँ, वहाँ पर भी वो दिखाई देते हैं, लो ये यहाँ बैठे हैं, और वो वहाँ पे ऐसी चर्चा करते रहते हैं। फिर मैं कभी बार दूसरा ऑन करता हूँ, देखता हूँ अरे वाह ये तो यहीं बैठे हैं। यानी मुझे लगता है उनको पढ़ने का शौक नहीं है, उनको सिर्फ यूट्यूब पे एक जो है उस पर घूमने का शौक है। कंसंट्रेट करिए, खाली समय में किताबों में दीजिए, नोट्स में दीजिए, और बाकी फिक्स समय जो है फिक्स समय यहाँ पर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा है ना, अपने जो मानस है, जो पटल, इसको शांत रखिए, शांत हृदय से बस मनन कीजिए, जो पढ़ा है उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, फालतू समय की बर्बादी मत कीजिए, ये काल चक्र है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिसन कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हास्य व्यंग्यात्मक क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का स्थान अग्रणी है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, जब भारतेंदु की विशेषताएं बताई थी तब भी मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद देखिए, ये कहते हैं कि प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र ने लावणी शैली में कविताएं लिखी है। लावणी शैली का मतलब आप समझ ही गए, मैंने आपको बताया था, वर्षा विनोद, मतलब यूं मान सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आम जनजीवन से संबंधित रचनाएं हैं। अब बाकी तो इनकी गहराई में जाना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं। बाकी आप यूं समझ सकते हैं ना कि भाई भारतेंदु ने भी लावणी शैली का प्रयोग किया है, प्रेमघन ने भी किया, प्रताप नारायण मिश्र ने भी किया, तो तीन का तो आपको पता लग गया। तो इसके अलावा मान लो पूछ लिया जाए निम्न में से किसने लावणी शैली में नहीं लिखा, तो ये तीन ऑप्शन अगर होंगे तो आप चौथा उत्तर आराम से निकाल भी सकते हो। अब इनके हास्य व्यंग्यात्मक देखो निबंध कैसे हैं। धोखा, खुशामद, मां, दांत, पेट, बात, भौं, ह, द, मूंछ, नाक और समझदार की मौत है। यानी प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं इनको अगर किसी ने समझने की कोशिश की उसकी मौत हो जाएगी। समझना है ही नहीं, बस आनंद लो, हास्य आनंद लो, हंसो, मस्त रहो, बस समझने की कोशिश मत करना। धोखा, खुशामद, मां, दांत, पेट, बात, भौं, ह, द, मूंछ, नाक, समझदार की मौत है आदि। तो ये क्या है? ये प्रताप नारायण मिश्र की जो स्पेशल निबंध हैं, जो हास्य व्यंग्यात्मक है, और प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, जिसका नाम क्या है? प्रताप लहरी। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र में कुछ भी नहीं है। मैंने जो है अच्छे से नोट्स तैयार किए हुए हैं, आप भी किसी भी किताब को मूल्यांकन कर लेना। वी आर बेस्ट, हम बेस्ट पढ़ रहे हैं, हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं, और हम अच्छी रैंक से सिलेक्शन भी लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर भी मैं इसी तरह से स्टार्ट करवाने वाला हूं, और मेरा पढ़ाने का जो अंदाज है वो यही रहेगा। तो फिर आपके पढ़ने का अंदाज भी यही रहना चाहिए, और हम मिलकर जो है वो क्या हासिल करेंगे? विजय हासिल करेंगे। लेकिन तैयार हो जाइए, बस अब कुछ ही दिन शेष हैं और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिलने वाला है।
तो टेस्ट सीरीज जिसने नहीं परचेज किए, नोट्स जिसने नहीं परचेज किए वो नोट्स परचेज करें, और नोट्स उसके साथ फ्री हैं, टेस्ट सीरीज जरूर लेवें। आप क्यों इतना सोच रहे हो? मैंने कह दिया, मेरे पे विश्वास है, मेरे पे विश्वास है, तो आप आज ही संपूर्ण पाठ्यक्रम वाला कोर्स ले लो, उसमें आपको फायदा होगा। सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अगर मान लो पहले रीट भी आ जाती है हिंदी की, तो भी आपके काम आएगी। सेकंड ग्रेड, रीट, नेट, किसी में भी आप काम करोगे, सब में काम आएगी। हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो टेस्ट सीरीज है उसे आप परचेज करें। उसमें कुछ आपको व्हाइट बोर्ड की क्लासेस भी मिलेंगी जो आपके लिए 100% बेस्ट सिद्ध होगी। मैं ध्यान रखना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो मतलब व्हाइट बोर्ड की क्लासेस, कुछ क्लासेस मिलेंगी आपको वहाँ जो अपने इस बोर्ड की नहीं, व्हाइट बोर्ड की क्लासेस होंगी, वो आपके लिए बहुत गुणकारी सिद्ध होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे, और आज की ये क्लास भी बहुत शानदार रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।